कल सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि 1773 से 1935 तक ये जितने भी एक्ट पास हुए किसने पास किए थे? ब्रिटेन की संसद ने। देखो सबसे पहले अपने को इतना तो पता ही है कि 1600 में कंपनी आई थी, 1765 तक कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यवसाय कर रही थी, उसको कोई मतलब नहीं था। पर 1765 में उसने बंगाल, बिहार और शॉर्ट में लिख देता हूँ उड़ीसा, इन तीनों के क्या हासिल कर लिए थे? दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार मतलब राजस्व। पर राजस्व कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? वहाँ की जमीन जीतना। तो सबसे पहले इन्होंने बक्सर की युद्ध में जमीन जीती, फिर इनको क्या मिल गए? दीवानी अधिकार। अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थोड़ी रही भाई, ये कंपनी होती है आज के टाइम में, टाटा के पास कोई जमीन थोड़ी है। जमीन मतलब राज करने के लिए, सिर्फ व्यापारी तो करती है। भेजा तो किसके लिए था? व्यापार के लिए। पर अब क्या बन गई वो? एक तरीके से उसने राजनीतिक सत्ता भी। तब देखो अब ब्रिटेन की संसद जो वहां से देख रही थी, भाई जब तक व्यापार करिए तब तक तो उसको कोई मतलब नहीं है। भाई उसने अपनी कंपनी को एक चार्टर दिया, कंपनी जाके व्यापार करे, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन अब कंपनी क्या करने लग गई? और ब्रिटेन की संसद यानी ब्रिटेन की सुप्रीम अथॉरिटी, अब कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी ये पसंद करेगी कि उसकी बनाई हुई कंपनी बाहर जाके, और भारत तो ब्रिटेन से तो बड़ा ही है, ब्रिटेन में तो उसकी सत्ता और भारत में जाके कंपनी शासन कर रही है। तो 1773 में उसने क्या चालू किया? उसको क्या करना? रेगुलेट करना। और 1935 तक वो करती रही जैसे भी, लेकिन 1858 तक, क्योंकि 1858 में तो क्या कर दी? कंपनी खत्म। 1858 में कंपनी खत्म हो गई थी। अपन दो पढ़ा, एक तो कंपनी शासन। कंपनी शासन कब था? 1773 से 1858, और 1858 से 1947 तक क्या था? ब्रिटिश ताज का शासन। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये तो हो गए अंग्रेजों के, ब्रिटेन की संसद। अब यहां पे क्या है? भारतीय। तो वो भी अपने लिए क्या चाहते हैं? संविधान मतलब आजादी। तो वो अपन ने कल पढ़ना चालू किया था, पूरा सीरीज से समझे थे कि भारत में कहां कहां से कब। अब देखो मैं एक चीज और समझाता हूं। कल मैंने पढ़ाया था, सबसे पहला क्या पढ़ा था? 1895 कानून का नाम क्या था? भारतीय संविधान विधेयक। और दूसरा नाम क्या था उसका? स्वराज बिल। और किसके हिसाब से इसका ऑथर? तो एनी बिसेंट के हिसाब से इसका ऑथर कौन होना चाहिए? तिलक। अब देखो, अब मान लो ये अपने जो अपन पढ़ रहे हैं ये संविधान के निर्माण में, हो सकता है ये पृष्ठभूमि आए ना, लेकिन इतना तो पता है अपने कोर्स में मॉडर्न हिस्ट्री है। मान लो ऐसा आ जाए सवाल, या तिलक पे या एनी बिसेंट पे, तो इसको कोट कर सकते हैं क्या? कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हो सकता है वो पॉलिटी में काम नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, इसलिए पढ़ रहा हूँ। बाकी इसका पृष्ठभूमि में या कहीं किताब मिलेगा नहीं, मैंने सर्च करके मैं बता दूंगा कि इसको कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटी में शायद वो काम नहीं आए, क्योंकि पॉलिटी में अपने को सीधा संविधान का निर्माण पढ़ना है, और निर्माण के लिए क्या बनेगी वो मैं बता दूंगा वहाँ से कि सभा के सवाल क्या बनते हैं वो। पर पहली चीज़ समझ में आ गई, पहला कौन सा बिल पाया अभी तक? भारतीय संविधान विधेयक। दूसरा नाम क्या उसका? एनी बिसेंट के हिसाब से उसका ऑथर कौन? अब उसमें मांग क्या की? वही की होगी, अपने लिए एक शासन चाहिए। ठीक है, वो अपने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब दूसरा मैंने क्या बताया था? 1922 यंग पत्रिका किसकी? लेख कौन सा? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता लेख में गांधी जी ने बस इतना कहा कि अब इंडिया में कुछ भी अगर बनता है, संविधान या कोई कानून बनता है, तो वो किसकी इच्छा से बनना चाहिए? भारतीयों की इच्छा से। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ी? एक तो भारतीय संविधान विधेयक 1895, और दूसरा अब क्या पढ़ा है? 1922 यंग इंडिया। अब देखो वही सवाल, अगर गांधी जी पे कोई सवाल आया तो ये वाला भी सेम कोट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब तीसरा, पहला चीज हो गई 1895, दूसरी हो गई 1900। अब फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग। और 1922 में चोरा चोरी के बाद क्या कर दिया? उसको स्थगित। अब जैसे स्थगित किया तो 3 गुट बन गए। पहला गुट जो आंदोलन जारी रखना चाहता है, दूसरा जो चुनाव लड़ना चाहता है, और तीसरा जो रचनात्मक कार्य करना चाहता है।
ये दोनों अपने मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, अपने काम के नहीं। अपने काम का कौन सा है? चुनाव वाला। तो चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टी बनी उसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। कब बनी? 1922 में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और सचिव कौन थे? सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। तो अब ये समझ में आ गया। अब ये मोतीलाल नेहरू कहाँ पहुंच गए? केंद्रीय विधान परिषद में। वही चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के जीत के कहाँ पहुंच गए? केंद्रीय विधान परिषद में। अब देखो दो धड़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एक है उदार नरमपंथी और एक उग्रपंथी, नरम दल गरम दल। ठीक है। अब मान लो सवाल आ गया कि नरमपंथियों के योगदान पे चर्चा कीजिए, तो उसमें ये भी लिख सकते हैं भाई स्वराज पार्टी क्या है, जिसने भी बनाई, ये CR दास, मोतीलाल नेहरू, एक और नाम अगर याद करना हो श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे खूब सारे नाम, एस सत्यमूर्ति तो आएंगे भी जिक्र में। तो ये सारे क्या हो गए? उदारपंथी। तो अगर ऐसा सवाल आता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि उदारपंथियों का क्या योगदान है, तो ये कोट कर सकते हैं स्वराज पार्टी। और फिर स्वराज पार्टी के बाद अपन ने पढ़ा था कि 1924 में अब मोतीलाल नेहरू कहाँ पहुँच गए? केंद्रीय विधान परिषद, यानी आज की लोकसभा में। समझने के लिए, लोकसभा उस समय नाम नहीं था। तो अब मोतीलाल नेहरू कहाँ पहुँच गए? केंद्रीय विधान परिषद, जिसको लोकसभा बोल दो आज की। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव का नाम क्या था? राष्ट्रीय मांग या नेशनल डिमांड। तो इस राष्ट्रीय मांग में उन्होंने क्या कहा कि एक क्या बुलानी है? गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस गोलमेज सम्मेलन में क्या होना चाहिए कि संविधान बनाने को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, बस। तो मोतीलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव रखा? राष्ट्रीय। किसने रखा? मोतीलाल नेहरू ने। कब रखा? 1924 में। कहाँ रखा? केंद्रीय विधान परिषद में। और उसमें मांग क्या की कि संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाना। ये वैसे मैं लिखवा दूंगा तो वैसे भी तो बस ये समझ में आ गया ना। अब समझना तो इसमें क्या है, खाली भैया सबसे पहले अभी तक 1800, फिर 1900, अब 1900, अब आते हैं 1925। अब 1925 में किसने? एनी बेसेंट ने जो बिल बनाया उसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक, कॉमनवेल्थ को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल, तो भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बोल दो। अब जैसे इस बार सवाल आया था 10 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, अगर किसी ने पेपर देखा हो। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे मेन मेंबर कौन थी? तो अब मान लो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, लोगों को याद नहीं आ रहा था कि लिखें क्या। तो भाई जब 5-6 लाइनें लिख दी काम की, उसके बाद तो यही पर कुछ पता तो फिल करने के लिए। तो किसने लिखा ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल? किसने लिखा? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी? तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के वहाँ जो याद है वो लिखते जाना है, ठीक है। पर उसके लिए कुछ पता होना चाहिए तभी तो लिख पाएंगे। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसने बनाया? एनी बेसेंट ने। अब कॉमनवेल्थ मतलब भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक। अब कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? वो हमें रहना तो कॉमनवेल्थ में ही है, लेकिन कैसी चाहिए? उत्तरदायी, एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस कल समझाया था ना क्या है? डोमिनियन स्टेटस कुछ नहीं है। जैसे अपने अभी क्या होता है यहाँ राष्ट्रपति, नाम का मुखिया कौन होता है? संसदीय सरकार में पढ़ेंगे, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कौन होती है? क्योंकि ये साइन करता है, बनाता थोड़ी है, ये तो बिल को सिर्फ साइन करता है। पास कहाँ पे होता है? संसद में। बनाती कौन है? सरकार। ये तो सिर्फ क्या करता है उसको, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका। और वास्तविक कौन है? चाहे वो मंत्रिमंडल बोल दो, ठीक है। मंत्रिमंडल का कौन होता है? चेयरमैन। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? प्रधानमंत्री। भाई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने ऑफिशियल कौन होता है, लेकिन नाम के लिए सबसे बड़ा कौन होता है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो डोमिनियन स्टेटस में सिर्फ इतना है कि नाम मात्र की कार्यपालिका अपने यहाँ अभी राष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन और भारतीय होता है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन रहेगी? ब्रिटेन का ताज, यानी ब्रिटेन का राजा। तो शासन मतलब राजा कौन रहेगा? ब्रिटेन का। बाकी यहाँ पे अपनी सरकार। जैसे अभी कनाडा मान लो, कनाडा का राजा कौन है? ब्रिटेन का। और सरकार तो अपनी है ही, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है, पता ही सबको, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कल वाला ही रिपीट हो रहा है, दिक्कत है क्या किसी को? बोल दो।
तो अभी 1925 तक पहुंच गए। 1925 में कौन लेके आया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल? बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये खाली अपन वो पढ़ रहे हैं सीरीज में। तो 1925 तक पहुंच गए। उसके बाद क्या पढ़ाया था? ये तो कल भी अपन लिखवाया भी था, नेहरू समिति। तो 1927 में, कब? 1927 में कांग्रेस का मैंने बताया था 1885 में किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। और हर साल कांग्रेस का सेशन होता था लगभग दिसंबर में। तो 1927 में जब सेशन हुआ, अब उससे पहले चुनौती किसने दी थी? लॉर्ड बिरकेनहेड ने। चुनौती क्या दी थी? कि भाई ऐसा संविधान बनाओ जिसको सारे वर्गों की मान्यता प्राप्त हो, यानी सारे वर्ग उसको क्या कर लें? एक्सेप्ट, स्वीकार। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम था, वो देखेंगे अभी। अब 1927 में ये चुनौती को फेस करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की मांग रखी। अब इस सर्वदलीय सम्मेलन ने मई 1928 में एक समिति का गठन किया कि संविधान बनाए गए। उस समिति का नाम क्या था? अब ये नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समिति के सेक्रेटरी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। समिति का अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और मेंबर मैंने बताए थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस, एक अली इमाम और एक तेज बहादुर सप्रू। और भी है मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, पर अपने इतने काम के नहीं, अपने 3 काम के, मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू। अब ये क्या बन गई? नेहरू समिति। इसका काम क्या है नेहरू समिति का? संविधान बनाना, ऐसा संविधान जो सबको स्वीकार्य हो। लेकिन अब देखो 2 पार्टियां कौन है? एक कांग्रेस और एक, इन दोनों के बीच में लखनऊ में 1916 में क्या हुआ था? समझौता। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ, मतलब जहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। तो कांग्रेस की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। तो समझौते का नाम ही क्या हो गया? लखनऊ समझौता। तो इस लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग ने तो क्या मांग मान ली कि हम आज़ादी के लिए साथ में खड़े रहेंगे कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस को क्या मानना पड़ा? पृथक निर्वाचन। तो यहाँ पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कौन सी डिमांड मांग ली थी? पृथक निर्वाचन की। और पृथक निर्वाचन आया कौन सा अधिनियम से था? 1909। पढ़ा था ना, 1909 के अधिनियम से पृथक निर्वाचन आया था मुस्लिमों के लिए। और उसको एक्सेप्ट कांग्रेस ने एक्सेप्ट कब किया? समझौते में, 1916 के लखनऊ समझौते में। लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब जब नेहरू समिति बनी, तब नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट पेश की, एक तो उसने कहा हमें क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस। और दूसरी उसने क्या कहा? पृथक निर्वाचन नहीं मानेंगे। कैसा मानेंगे? संयुक्त निर्वाचन। पृथक निर्वाचन तो सबको समझ में आ गया था, किसी को नहीं आया तो वापिस समझा दूं। जिसको भी नहीं आया हाथ खड़ा कर देना एक बार, एक जना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वापिस समझा देता हूँ। बस छोटी सी चीज है। पृथक निर्वाचन, मान लो ये ए सीट है। ए सीट अगर मैंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए रख दी, तो वहाँ वोट कौन करेंगे? सिर्फ मुस्लिम। जैसे अभी अपन सब वोट करते हैं। जैसे मान लो बाड़मेर की सीट है और मान लो ये एससी के लिए रिजर्व हो जाए, तो यहाँ पे खड़ा कौन हो सकता है? सिर्फ। लेकिन वोट कौन कर सकते हैं? सब। वोट तो सभी करते हैं, खड़ा सिर्फ एससी होगा। भाई कांग्रेस एससी को खड़ा करेगी, बीजेपी एससी को खड़ा करेगी, लेकिन वोट अपन सब करेंगे। लेकिन यहाँ पे खड़ा भी कौन होगा? मुस्लिम। और वोट भी कौन करेंगे? मुस्लिम। इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन। और अगर सारे वोट करेंगे तो उसको बोलते हैं संयुक्त निर्वाचन, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो नेहरू समिति ने सिफारिश कौन सी मानी? संयुक्त निर्वाचन। और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? पृथक निर्वाचन। तो लॉर्ड बिरकेनहेड का काम हो गया, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में डेडलॉक। अब 1928 तक पहुंच गए, नेहरू समिति बन गई। अब ठीक है, ये 1928 हो गया। अब उसके बाद अपन ने क्या पढ़े थे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का प्रावधान कौन से अधिनियम में था? 1919। 1919 में तो था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। इसके 10 कितने होते हैं? 1900। लेकिन बन कब गया था? 1900, 2 साल पहले। वही 1919 में ये अधिनियम था कि ये अधिनियम है, उसकी 10 वर्ष के बाद समीक्षा होगी, एक आयोग बनेगा। तो बनना कब चाहिए था? 1929। बना कब? 1900। नाम क्या था? साइमन कमीशन। लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ? इसमें सारे अंग्रेज थे। वही संविधान तो बन रहा है भारत का, या कानून बन रहा है भारत का, लेकिन उसमें मेंबर सारे कौन है? तो भारतीयों ने क्या किया? उसका विरोध। तो अभी तक यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो साइमन कमीशन तक पहुंच गए। अब साइमन कमीशन, उनको अंग्रेजों को विरोध का कोई मतलब था नहीं, विरोध चलता रहा साथ में, और वो अपना साइमन कमीशन काम करता रहा। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए 3 क्या बुलाए गए? गोलमेज सम्मेलन।
और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? लंदन में। अब इसमें सारी पार्टियों को बुलाया, भाई कांग्रेस भी आओ, मुस्लिम लीग भी आओ, और वर्गों के प्रतिनिधि भी, तो वंचित वर्ग के प्रतिनिधि जैसे डॉक्टर अंबेडकर, आगे देखेंगे अभी, जैसे महिलाओं के प्रतिनिधि भी गए थे, ठीक है, नाम सुनो, सरोजिनी नायडू, तो महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू। अब ऐसे खूब सारे थे, पर अपने तो एक एक बस चर्चा करने के लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए। अब 3 गोलमेज सम्मेलन से जो भी सार निकला, ठीक है, उस पर ब्रिटेन सरकार ने क्या जारी किया? एक श्वेत पत्र। अभी आपने सुना हो तो मोदी सरकार ने 2004 से 2014 की अर्थव्यवस्था पे क्या जारी किया था? श्वेत पत्र। भाई उन्होंने, उनको क्या किया कि भाई तुमने इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया, तो इन्होंने श्वेत पत्र करके कहते भाई 2004 से 14 में बंटाधार हुआ। श्वेत पत्र सरकार जारी करती है किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए। श्वेत पत्र कौन जारी करती है? सरकार। तो अभी सरकार कौन है? ब्रिटेन। तो किसने जारी किया? ब्रिटेन ने। श्वेत पत्र किस पे जारी किया? जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उस पर क्या जारी किया गया? और इसी श्वेत पत्र पे क्या बना? 1935 का अधिनियम। यहां तक किसी को डाउट? पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई जहां से अपन ने शुरू किया था? अब 1935 का अधिनियम तक अपन पहुंच गए। अब वापस आते कांग्रेस पे। देखो, कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से कहा कि हमको क्या चाहिए? संविधान सभा। संविधान सभा यानी संविधान बनाने वाली जो संस्था होगी उसका गठन होना चाहिए। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने ऐसी मांग रखी। बस ये साल के लिए, बाकी कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं है। तो 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से किसकी मांग की? संविधान सभा की। अब 1936 में लखनऊ सत्र होता है। अब ये मैं सारे इसलिए लिख रहा हूं, जैसे मान लो आ जाए कांग्रेस का, भाई कांग्रेस पे भी तो सवाल आ सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में। अब कांग्रेस के जितने भी सत्र हैं जिसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी वही सारी उठा उठा के लिखनी है, और तो कुछ नहीं है भाई। तो कांग्रेस के लखनऊ सत्र में क्या प्रस्ताव पारित किया गया कि अब कोई भी संविधान बनेगा, जो भी बनेगा, वो आरोपित नहीं होगा। क्योंकि अब तक संविधान बन रहे हैं या कानून बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? ब्रिटेन से। आरोपित किए जा रहे किस पे? भारतीयों पे। लेकिन आ कहां से रहे? बाहर से। तो अब किसी भी बाह्य सत्ता द्वारा कोई आरोपित कानून इंडिया में नहीं आना चाहिए। तो बनेगा कौन? इंडिया बनाएगी, यानी भारतीय लोग ही बनाएंगे। ऐसा कोई भी कानून बाहर से इंपोज नहीं होगा, और ऐसा कोई भी कानून भारत की संप्रभुता को कम नहीं करेगा। संप्रभुता मतलब समझते हो ना? संप्रभुता का मतलब कुछ नहीं है। जैसे आज की सरकार अपनी संप्रभु सरकार है, यानी चाहे अपने आंतरिक मामले हो चाहे अपने बाहरी मामले हो, इसका निर्णय कौन लेती है? इंडिया की सरकार ही लेती है। पहले उस समय कौन लेती थी? तो अपन ऐसे संप्रभु नेशन उस समय नहीं थे, लेकिन अब हैं। वो प्रेमबल में ही पढ़ेंगे उसको, संप्रभुता को। तो यहां तक समझ में आ गया कि लखनऊ सत्र में ये बोला गया। अब यहां तक हो गया। अब 1938 में कुछ नहीं है, बस यही है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि भाई हाँ ऐसी बननी चाहिए संविधान सभा, ठीक है। अब आते अपन 1938 तक आ गए। अब 1939 में क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। भाई 2 विश्व युद्ध हुए। एक तो वह 1914 से 1918, और दूसरा वह 1939 से। एक साइड तो थे जर्मनी और इटली, और यहाँ 3 बड़े देश थे। एक तो ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। ये 3 सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, और यहाँ पे जर्मनी और इटली। अब देखो ये हो रही लड़ाई, लेकिन जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर। शुरुआत में हिटलर ने बैंड बजा दी। किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन क्या हो, यूरोप में एक के बाद एक सारी जमीनें जीतता जा रहा था। अब 1939 में युद्ध हो गया। 1939 में जैसे युद्ध हुआ, उस समय यहाँ के वाइसरॉय कौन थे? इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो। तो उन्होंने बिना भारतीयों से पूछे, भारतीयों के उससे मतलब कांग्रेस से पूछे, किसी से पूछे, भारतीयों को क्या कह दिया कि भाई भारत इस युद्ध में शामिल होगा। लेकिन पूछा किससे नहीं? जिसको शामिल होना था, भारत को। तो उनसे ही नहीं पूछा, तो विरोध तो होना स्वाभाविक। तो कांग्रेस ने क्या किया इसका? अब अच्छा, अब आप तो कहोगे भाई ब्रिटेन की सरकार है, अब कांग्रेस विरोध करे उससे फर्क क्या पड़ता है? भाई नीति तो अभी कौन बना रही? ब्रिटेन ही बना रही सरकार, वाइसरॉय बनाता है। उसने कह दिया शामिल होंगे तो होंगे, लेकिन लड़ेंगे कौन? भाई सैनिकों में भी तो देश प्रेम की भावना होती है थोड़ी बहुत, उस समय के हिसाब से। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय के हिसाब से तो देश प्रेम की भावना है। और उस समय कौन सी 2 बड़ी पार्टियां हैं? कांग्रेस और
और अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया युद्ध में शामिल होने का, तो सैनिक भी अधमन से जाएंगे भी, तो अगर ज़्यादा फोर्स करोगे तो, लेकिन वो लड़ेंगे पूरे मन से नहीं। तो फिर अमेरिका ने मेनली ब्रिटेन पे दबाव बनाया कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो इसीलिए अब भारतीयों से सहयोग लेने आए मान लो कोई, तो भारतीय क्या कहेंगे, हमको क्या चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कौन सा आया, अगस्त 1940। अब ये अगस्त में क्यों, क्योंकि अगस्त के महीने में आया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लेके कौन है, लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है, अब इस अगस्त प्रस्ताव में कल अपन ने बात की थी, एक तो डोमिनियन, नेहरू समिति में तो इंडिया ने मांग की डोमिनियन स्टेटस की, और यहाँ पे ब्रिटेन कह रहा है कि हमको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। पहली मांग तो ये। दूसरी, युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी, और इस संविधान सभा में मुख्यतः यानी मेजोरिटी कौन होंगे, भारतीय। लेकिन तीसरी जो पॉइंट बोली कि इसमें किनको वीटो रहेगा, अल्पसंख्यकों को। कि संविधान सभा ने संविधान भी बना दिया, लेकिन अल्पसंख्यकों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो संविधान मान्य नहीं होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, 3 मांग में। अब आते हैं अगला मिशन कौन सा है। अब इसको माना क्यों नहीं होगा, डोमिनेंस स्टेटस। एक तो पहले भाई अपन ने 1930 में आज़ादी की मांग कर ली, 1929 में लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर प्रस्ताव से, तो डोमिनेंस स्टेटस तो मानने का सवाल ही नहीं। फिर ये कह रहे हैं संविधान सभा बनेगी, वो भी युद्ध के बाद, तो वो भी मानने का सवाल नहीं। फिर अल्पसंख्यकों को वीटो, ये भी मानने का सवाल नहीं। तो कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। और मुस्लिम लीग तो रिजेक्ट करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1940 में कौन सा प्रस्ताव पारित कर दिया, पाकिस्तान का। तो अब जिस भी एक्ट में पाकिस्तान की बात नहीं होगी, मुस्लिम लीग के लिए तो वो वैसे ही ना है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब आते हैं अपन, तो ये फेल हो गया। ठीक है, कारण समझ में आ गया क्यों फेल हुआ, किसी को कोई डाउट अभी तक। ठीक है, अब 1940 वाला अगस्त प्रस्ताव भी गया, लेकिन अब हिटलर तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर अमेरिका ने दबाव बनाया। तो 1942 में एक आदमी को भेजा, उसका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब चूंकि एक ही आदमी था, इसलिए इसका नाम भी क्या, क्रिप्स प्रस्ताव। ये कौन सा साल है, 1942। ठीक है, एक सदस्य आयोग है, क्रिप्स। अब इसने क्या कहा, वही पहली चीज तो वही डोमिनियन स्टेटस। दूसरा, इसने भी वही कही संविधान सभा बनेगी युद्ध के बाद, लेकिन एक अंतर कि अब सिर्फ उसमें क्या होंगे, भारतीय। पहली तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान सभा कही थी, उसमें क्या था, मुख्यतः भारतीय, यानी ज्यादातर भारतीय होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा ना भाई, वो तो फेल हो ही गया अगस्त प्रस्ताव, उससे ज्यादा नहीं दे तो फिर मतलब ही क्या है, आने का ही मतलब नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने ये ज्यादा दे दिया। अब तीसरी चीज कि कोई प्रांत अगर इस संविधान को नहीं मानता है, तो वो अपना अलग क्या बना सकता है, संविधान। तो एक तरीके से ये तो सीधा सीधा पार्टीशन, विभाजन। भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंस हैं, वो तो मानने से मना कर देंगे मुस्लिम लीग के प्रभाव में। अब वो मानने से मना कर दे, उनको ये परमिशन दे दे कि अलग से बनाओ, तो एक तरीके से पाकिस्तान बनता ही दिख रहा है। सीधी सी बात है, भारत का तो संविधान बन गया। अब अगर मैंने उनको छूट दे दी कि भाई किसी प्रांत को पसंद नहीं है भारत का संविधान, वो अपना अलग संविधान बनाए, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान की मांग को ही मानना एक तरीके से। तो क्रिप्स प्रस्ताव को भी क्या कर दिया, मना। और मुस्लिम लीग का तो पता ही है, पाकिस्तान इसमें इम्प्लिसिट, अब एक तरीके से तो है, लेकिन जब तक वो नाम ही नहीं दे दे कि पाकिस्तान पूरा अलग बनेगा, तब अपने मानने की बात नहीं। तो कांग्रेस का तो क्यों मानना नहीं, एक तो डोमिनेंस स्टेटस वही कारण, एक तो फिर युद्ध के बाद बनेगी वो कारण, और तीसरा ये वाला कारण। तो तीनों कारण से कांग्रेस ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। अब यहां तक अपन पहुंच गए, क्रिप्स तक, यहां तक किसी को दिक्कत। ठीक है, अब ये चलता रहा, युद्ध भी चलता रहा। देखो युद्ध में 1945 में जीत गए कौन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। और फ्रांस भी इनके साथ ही था। तब उस समय यूरोप सबसे बड़ी शक्ति थी भाई। 1945 से पहले तक ज्यादातर कॉलोनियां किसके पास थी, शासन कौन कर रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय शक्तियां सारी। अगर अफ्रीका का मैप उठा के देखोगे, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन, सब इनका ही कब्जा था पूरे अफ्रीका पे। फिर अपन देखेंगे अपनी आज़ादी भी 1947 में, फिर धीरे धीरे सारे देश आज़ाद होने लगे। तो अब फ्रांस और ब्रिटेन तो इस पूरे युद्ध में क्या हो गए, बर्बाद। अब बर्बाद हो गया। अब जो देश खुद ही तंगाल है, वो इतनी सारी कॉलोनी लेके करेगा क्या। और ऊपर से ऐसा भी थोड़ी है कि वहां भी तो युद्ध चल रहे हैं, युद्ध मतलब आंदोलन, तो वहां भी तो पुलिस चाहिए, मशीनरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये तो खुद ही बर्बाद हो गए। तो अब ये संभालने का तो कोई सेंस बनता नहीं। तो अब इनको लग गया, आप तो क्या करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा जितने भी अपने उपनिवेश हैं।
और दो बड़ी शक्तियाँ और कौन सी उभर के बैठ गई, एक अमेरिका और एक रूस। ये तो IR में पढ़ेंगे शीत युद्ध से तब, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1945 में कौन, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो गए, तंगहाल तबाह। तो ब्रिटेन ने क्या फैसला लिया कि अब हमें जितनी अपनी कॉलोनी वहाँ से निकलना है अपने। अब निकलने के दो तरीके हो सकते हैं, कल ही अपन ने चर्चा की थी, एक तो निकलो इज्जत से और एक निकलो लाठी खा के। तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? निकलना तो है ही, ये ऑप्शन नहीं है। पहले ये ऑप्शन था, जब तक ब्रिटेन तंगाल नहीं हुआ था तब तक तो ये ऑप्शन था ही नहीं निकलने का, बैठे रहो खूब पैसा है। लेकिन अब तंगाल हो चुके हैं, तो अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ससम्मान निकल जाए यहाँ से। तो ससम्मान निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज़ादी देनी पड़ेगी। अच्छा निकलना ही है तो ससम्मान क्यों, ताकि आगे भी तो भाई IR संबंध तो द्विपक्षीय बाद में भी रहेंगे भारत के साथ, वही अपन शांति से निकल गए तो संबंध अच्छे रहेंगे बाद में भी। और भारत तो बड़ा देश है, आगे जाके जब ये आज़ाद होगा तो अपने रिश्ते तो अच्छे ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई आराम से जाएंगे। और 1945 में सरकार भी चेंज हो गई, लेबर पार्टी की सरकार। कल अपन ने चर्चा की थी, दो पार्टियां होती ब्रिटेन में, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, वो कौन सी पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव। भाई कंजर्वेटिव पार्टी होती जैसे एक तरीके से मान लो कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी को क्या मान सकते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, और कांग्रेस को क्या मान सकते हैं, लेबर पार्टी, समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग तो सभी रहेगा। अब देखो ये कंजर्वेटिव और लिबरल सिर्फ विचारों से नहीं होता, इकोनॉमी जैसी चलानी चाहते हैं उससे भी होता है, और मेनली तो इकोनॉमी से ही है। कंजर्वेटिव मतलब जो मार्केट इकोनॉमी पे विश्वास रखते हैं, मार्केट इकोनॉमी वाले को क्या बोलते हैं, एक तरीके से कंजर्वेटिव। और जो अपने ये सोशलिज्म वगैरह, ठीक है, कि भाई मजदूरों का, किसानों का, इन सब का, मार्केट इकोनॉमी मतलब पूरा मार्केट के हाथ में, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि सरकार, जैसे अपने अभी तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। अपनी इकोनॉमी कैसी है, अगर किसी ने अर्थव्यवस्था पढ़ी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी। ना अपनी है भाई कौन सी, मार्केट इकोनॉमी पूरी कैपिटलिस्टिक है, और ना अपनी कैसी है, समाजवादी। समाजवादी तो मतलब सारे संसाधन पे अधिकार किसका, राज्य का। जैसे अभी चीन में होता है, चीन में जमीन किसी की नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे आज तो आपका जमीन होगा ना, टुकड़ा होगा, भाई आपका घर होगा, घर का मालिक कौन है, आप ही तो ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अगर मैं आज से ये कह दूं कि सारी प्रॉपर्टी पे किसका मालिकाना है, राज्य का, स्टेट का, तो वो कौन सी इकोनॉमी हो गई, सोशलिस्ट, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, वैसे ये समझने वाली बात ही नहीं, अपने तो जहां मुद्दे पे थे, एक तो लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी के विचार थोड़े कैसे होते हैं, उदारवादी। तो ये आज़ादी देने के, क्योंकि अच्छा वो एक बताना भूल गया था, 1925 में जो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल दिया था, उसको किसने पेश किया था अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेबर पार्टी के एक सदस्य ने किया था। क्या नाम था उसका, जॉर्ज लेंसबरी। भाई आज की जैसी लोकसभा देखो, ब्रिटेन, ये क्या ब्रिटेन समझना जरूरी है, क्योंकि सारा ब्रिटेन का ही खेल है। जैसे अभी अपने यहाँ लोकसभा होती है, तो वहां क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स। और आगे जाके अपने को अमेरिका का भी देखना पड़ेगा, तो नाम सुन लो बस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पे होता है प्रतिनिधि सदन, जैसे अपना यहाँ नाम लोकसभा है, वहाँ पे, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे अपना क्या नाम है, राज्यसभा। ब्रिटेन में उसका क्या नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अमेरिका में उसका क्या नाम है, सीनेट, ठीक है। ये आगे काम आएंगे, ठीक है। इसलिए अब यहाँ तक किसी को दिक्कत, और पार्टी अपन ने देख ली, एक तो लेबर और एक और कंजर्वेटिव। जैसे अभी अमेरिका में कौन सी दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जॉय बाइडेन किसके है, डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिकन कौन, ट्रंप, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब लेबर पार्टी कब आ गई, 1945। तो लेबर पार्टी ने जैसे ही आई, तो उसने कहा भारत को क्या देंगे, पर आज़ादी और संविधान बनाने के लिए फिर से एक आयोग भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। कब आया वो, 1946 में। इसके कितने सदस्य थे, 3। अब सबसे बड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है ब्रिटेन में, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसका अध्यक्ष भी कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और एक आदमी तो कॉमन ही है, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। अब इसको 2 काम दिए थे कैबिनेट मिशन को, एक तो आपको पता ही है संविधान सभा बनाने का, अब दूसरा संविधान बनने तक
एक अंतरिम सरकार बनाने का। भाई अभी सरकार कौन सी है? गवर्नर जनरल, वाइसरॉय बोल दो, गवर्नर जनरल बोल दो, और उसकी कार्यकारी परिषद। भाई कार्यकारी परिषद ही तो थी, मंत्री थे सारे उसमें। जैसे आज के टाइम में कोई भी सरकार में मंत्री होते हैं, वैसे उस समय गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री मान लो और बाकी सारे कार्यकारी परिषद उसके मंत्री मान लो। तो उस समय सरकार कौन चला रहे हैं? ये। लेकिन अब कैबिनेट मिशन ने क्या बोल दिया, हमको क्या देनी है? आज़ादी। तो सरकार किसकी होनी चाहिए? भारतीयों की। तो कैसी बनेगी? अंतरिम सरकार। अंतरिम क्यों नाम दिया? कि भाई जब तक ये अपना खुद का संविधान नहीं बना देते तब तक ये बनेगी किसके एक्ट से? 1935 के एक्ट से। अभी एक्ट तो वही है, एक्ट तो वही है, अभी तक बना थोड़ी संविधान अपना। जब तक ये संविधान बन नहीं जाता तब तक सरकार अंतरिम बनेगी, और वो जब तक संविधान बन जाएगा तब वो भारत की पहली क्या बोली जाएगी? कैबिनेट। तो ये ट्रांजिशन समझ में आ गया? ये गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर अंतरिम सरकार, और फिर पहली कैबिनेट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो कैबिनेट मिशन को दो काम दिए थे। पहला काम संविधान सभा बनाने का, दूसरा, यहां तक किसी को दिक्कत? दिक्कत है क्या? है तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं नहीं है भाई, जोर से बोल। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है चलो कोई नहीं, वैसे लिखवाएंगे तब एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब यहां तक अपन पहुंच गए कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन की अपन ने कल चर्चा कर ली थी। अब देखो कैबिनेट मिशन आया, कोई आयोग आया, तब अब इसके पास वापस कौन आएंगे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? अपना अलग पाकिस्तान। और कांग्रेस को क्या चाहिए? संविधान सभा विद यूनाइटेड इंडिया, जो अलग भारत नहीं, अखंड भारत आज के टाइम पे, ठीक है। अखंड भारत चाहिए, लेकिन इसको क्या चाहिए? पाकिस्तान, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन अभी आए, तो कैबिनेट मिशन को एक रास्ता निकलना था जो दोनों को मान्य हो, कांग्रेस भी मान जाए और मुस्लिम लीग भी मान जाए, तभी काम का है, वरना तो काम का है नहीं। भाई एक भी विरोध करेगा तो उसका मतलब, पहले तो इनको चाहिए विरोध था, पहले तो इनको चाहिए कि ऐसा बनाए कि कांग्रेस विरोध करे या मुस्लिम लीग, ताकि यह काम अपना चलता रहे कि भाई तुम्हारी खुद की सहमति नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन अब तो इनको आज़ादी देनी है, तो अब इनको कैसा चाहिए? सहमति। अब उल्टा काम है, अब इन दोनों को मान्य हो ऐसा चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? भारत और पाकिस्तान का नक्शा कल मैंने बताया था, ये वाला कौन सा एरिया है? वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे अपने इंडिया में अब बांग्लादेश बन गया। पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश जब तक नहीं बना, बांग्लादेश कब बना? 1900, तो 1947 से 1971 तक ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से चार स्टेट है? बंगाल, सॉरी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। चार तो यहाँ, और यहाँ पे दो कौन से? एक तो बंगाल और एक असम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो इन्होंने क्या किया कि भाई तीन दोनों मान जाए, तो उसके लिए इन्होंने एक ट्रिक निकाली कि भाई 3 टुकड़ों में बांट देते हैं राज्यों को। पहला बनाया सेक्शन ए, दूसरा बनाया सेक्शन, और तीसरा बनाया सेक्शन सी। इसमें तो सारे हिंदू मेजोरिटी वाले, हिंदू बहुमत वाले राज्य, ठीक है। जैसे बंगाल, बॉम्बे, बंगाल हटा दो, सॉरी, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार वगैरह, ये सब, उड़ीसा। और यहाँ पे सेक्शन बी में पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में अभी अपन ने पढ़े कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और सेक्शन सी में पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल और असम। अभी अपने कैसा संविधान है? एकल संविधान, केंद्र का भी एक संविधान, राज्यों का भी एक संविधान। जो भारत का संविधान वही राजस्थान के लिए, वही तमिलनाडु के लिए। अमेरिका में दूसरा है, अमेरिका में राज्य का अलग संविधान और केंद्र का अलग संविधान। अब यहाँ पे इन्होंने 3 संविधान बना दिए। कितने? 3। पहला तो सारे प्रांत अलग अलग, पंजाब का अलग, सिंध का अलग, बंगाल का, असम का, प्रांतों का अलग संविधान। दूसरा पूरे इन सब का मिला के इनका एक अलग संविधान। और तीसरा संविधान ग्रुपिंग का, सेक्शन ए का अलग संविधान, सेक्शन बी का अलग और सेक्शन सी का अलग। अब बात सिर्फ इतनी सी है, मुस्लिम लीग को जैसे ये दिखा कि भाई ग्रुपिंग बन रही है, ग्रुपिंग बनने का मतलब क्या है? ये 4 स्टेट एक साथ आ रहे हैं, ये 2 स्टेट एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक देश बन रहा है।
अलग से सुनने के लिए, तो उसको पाकिस्तान की मांग होती दिखी, लेकिन उसका एक लफड़ा वो आगे देखेंगे। पाकिस्तान की मांग होती दिख रही है, लेकिन अब इन्होंने माना कि मुस्लिम लीग ने भाई यहाँ पे पंजाब पूरा, यहाँ पे बंगाल पूरा, भाई मुस्लिम मेजोरिटी अभी, जैसे अभी अपने यहाँ पे पूर्वी पंजाब अपने पास है, पश्चिम बंगाल अपने पास है, क्योंकि वो हिंदू मेजोरिटी और ये सिख मेजोरिटी। भाई आज का पंजाब जो अपना है, वहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? सिख। और यहाँ पे अपने मेजोरिटी में कौन है बंगाल में? हिंदू। तो अब मुस्लिम लीग को ये लगा कि भाई पंजाब भी अपने पास आ गया पूरा, सिख मेजोरिटी वाला इलाका भी अपने पास आ गया, हिंदू मेजोरिटी वाला भी इलाके, जितना मैं पाकिस्तान मांग रहा था उससे भी बड़ा पाकिस्तान मुझे मिल रहा है। लेकिन उसके लिए एक दिक्कत, उसके लिए होना ये चाहिए कि ये ग्रुपिंग जो बन रही है ये कैसी होनी चाहिए? कंपलसरी, यानी कोई स्टेट इससे निकल नहीं पाए। भाई इससे निकल पाएगा तो पंजाब, मान लो पंजाब ने कल तय किया कि भाई हम यहाँ चले जाएंगे, सिंध ने कल तय किया कि भाई हम यहाँ चले जाएंगे, तो इसका मतलब ही नहीं पाकिस्तान बनेगा नहीं। लेकिन अगर ग्रुपिंग में कह दूँ कंपलसरी है, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, फिर तो मुस्लिम लीग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा ये ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए? स्वैच्छिक, यानी कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ जाना चाहे यहाँ जाना चाहे, यहाँ से तो कोई आएगा नहीं, सारी बात तो यहाँ की है, उसको चाहिए यहाँ से कोई निकले नहीं, और इनको चाहिए यहाँ से निकल के, बात तो सिर्फ इतनी सी है। लेकिन कैबिनेट मिशन के पास गए, भाई ये स्वैच्छिक है क्या कंपलसरी है? तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, ये क्या है? तो पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको मान लिया था, लेकिन फिर जैसे ही उनको ये स्वैच्छिक बोला, उन्होंने कहा मान्य नहीं है। लेकिन तब तक एक काम हो चुका था, संविधान सभा बन चुकी थी, क्योंकि जुलाई और अगस्त में संविधान सभा के क्या हो गए थे? चुनाव। भाई मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और जुलाई अगस्त में क्या हो गए? चुनाव कैबिनेट मिशन यानी संविधान सभा के। अब चुनाव कैसे हुए? देखो उस समय के भारत में दो चीजें थी, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे देसी रियासतें, जैसे अपने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, ये सारी क्या हैं? रियासतें। और बाकी ब्रिटिश प्रांत, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये सारे। प्रांत का मतलब है कौन शासन कर रहा है? गवर्नर। भाई आज के टाइम में राज्यपाल होता है अपने, राजस्थान के राज्यपाल कौन अभी? कलराज मिश्र, एक राज्यपाल होता है, बाकी सरकार होती है। मुख्यमंत्री कौन अभी? भजनलाल शर्मा। तो वो हो गई सरकार, और ये क्या हो गया? राज्यपाल। उस समय प्रांत में, क्योंकि इंग्लिश है तो नाम भी इंग्लिश, गवर्नर, बाकी सरकार वही है, नाम है, बस नाम में चेंज है। और देसी रियासत में तो अपने राजा ही, ठीक है। जैसे आज़ादी के टाइम पे अपने राजा कौन थे? कोटा के, महाराजा भीम सिंह। तो जैसे ही उदयपुर के राजा, फिर कोटा के राजा, फिर सबके राजा अलग हैं। अब इस संविधान सभा में हर 10 लाख की जनसंख्या पे, भाई मान लो इंडिया की जनसंख्या उस समय 30 लाख है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर होगा। तो संविधान सभा में कितने हो गए? 3 मेंबर। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी टोटल मेंबर तो 389, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो कितनी जनसंख्या पे एक मेंबर होगा? 10 लाख। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर। और 3 कैटेगरी में बांट दिया सीटों को, एक तो जनरल, दूसरी मुस्लिम, और तीसरी सिख। ये एक तरीके से पृथक निर्वाचन वाला ही है। यहाँ खड़ा कौन होगा? जनरल। वोट भी कौन करेगा? जनरल। वोट मतलब वो समझाएंगे आगे। मुस्लिम, तो यहाँ पे भी वोट कौन करेगा? मुस्लिम। और सिख वाली आरक्षित सीट पे वोट कौन करेगा? सिख। तो कितनी कैटेगरी में बांट दिया? 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब निर्वाचन कैसा है? एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब जैसा अपन अभी करते हैं, खुद से वोट करके आते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या हो? अपन ने जो प्रतिनिधि चुन के भेजा, वो अगर किसी को वोट करे तो वो कैसा इलेक्शन हो गया? अप्रत्यक्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी अपनी राज्यसभा है, आप राज्यसभा के सदस्य के लिए वोट करते हो क्या? अपन लोकसभा क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य के लिए नहीं करते। उसके लिए वोट कौन करता है? एमएलए। और एमएलए को किसने चुना है? तो अप्रत्यक्ष रूप से तो जनता ही कर रही है, लेकिन बीच में कौन है? एमएलए। तो ये कौन सा चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष। तो संविधान सभा वाला चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो अभी तक अपन ने क्या समझा? पहली चीज, प्रति 10 लाख जनसंख्या पे दूसरा कितने में बांटा? 3 वर्गों में, जनरल, मुस्लिम और सिख। इलेक्शन कैसा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इन 3 में किसी को डाउट अभी तक? ठीक है, आगे चलें। अब देखो, अब इलेक्शन का जो पद्धति थी, ये तो हो गए सारे इलेक्शन। अब इलेक्शन होंगे कैसे?
देसी रियासतों का तो समझ में आ जाए, राजा जिसको उठा के कहते कि भाई तुम चले जाओ संविधान सभा, वो चला जाएगा। तो राजा के लिए तो आसान है, राजा को तो किसी को भी उठा के भेज देना है। सवाल आता है प्रांतों में, जैसे अभी अपनी क्या है विधानसभा, तो उस समय प्रांतों की भी क्या थी, विधान परिषद। तो उस विधान परिषद में कुछ सदस्य होंगे, ये सदस्य चुन के किसको भेजेंगे, संविधान सभा के सदस्य को। समझ में आ गया? जैसे अभी राज्यसभा वाला समझा है ना, वैसा ही है। अभी राज्यसभा के सदस्य को कौन चुन के भेजता है, एमएलए, अपने विधायक। वैसे ही मान लो उस समय के एमएलए किसको भेज रहे हैं, संविधान सभा के। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया किसी को तो हाथ खड़ा कर दो। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जैसे अभी राज्यसभा का सदस्य होता है, चुनाव अपन थोड़ी करते हैं, एमएलए करते हैं। अब उस समय की प्रांत की विधान परिषद का सदस्य एक तरीके से एमएलए। भाई आज की विधानसभा बोल दो, उस समय की प्रांतीय विधान परिषद बोल दो, एक ही बात है। उसका एमएलए, ये सारे एमएलए बनके किसको चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्य को। इसीलिए अपन ने इसको कैसा चुनाव बोला है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बीच में कौन है, एमएलए, क्योंकि चुन के वो भेज रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। अब सीधे आते हैं नंबर पे। तो टोटल मेंबर कितने थे संविधान सभा में, 389, 389। अब इसके बांटे हुए कैसे हैं, ठीक है। तो 292 तो कहाँ से आएंगे, प्रांतों से। 4 आएंगे उच्चायुक्त प्रांतों से, और 93 कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से। यहां तक किसी को दिक्कत? कितने मेंबर है टोटल, 292 तो कहां से आ रहे हैं, 4 कहां से आ रहे हैं, और 93 कहां से आ रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई नहीं। अब 292 में भी बंटवारा था। अभी मैंने क्या बताया, 3 वर्ग हैं, तो 210 सीटें तो किसके लिए थी, जनरल। 78 किसके लिए थी, मुस्लिम। और 4 सीटें किसके लिए थी, सिख। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, 292 प्रांतों वाली हैं, उसको बांटना था 3 टुकड़ों में। तो 210 किसकी हो गई, जनरल की। 78 कितनी हो गई, मुस्लिम। और 4 हो गई सिख। तो इनको चुन कौन रहा है, एमएलए। तो जैसे ही मान लो राजस्थान से मान लो 12 लोग जाने, कितने, 12 लोग। और मैंने बांट दी कि 6 तो जाएंगे जनरल, 4 जाएंगे मुसलमान, और 2 जाएंगे सिख। तो अब मेरी जो प्रांतीय विधानसभा है, उसमें जितने भी जनरल एमएलए होंगे वो तो जनरल को चुनेंगे, इन 6 को। जितने भी मुस्लिम एमएलए होंगे वो किसको चुनेंगे, और जितने भी सिख एमएलए होंगे वो किसको चुनेंगे। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? एक बार फिर से बोल देता हूँ। जैसे हर प्रांत की विधान परिषद, उसमें कुछ सदस्य हैं, ठीक है। जैसे अपनी अभी एमएलए विधानसभा, उसमें कितने विधायक हैं, 200। भाई एमएलए हैं अपने, बाड़मेर के एमएलए कौन है, प्रियंका चौधरी। ठीक है। एमएलए, जैसे यहाँ पे विधान परिषद अपनी, जैसे अभी विधानसभा है, वैसे उस समय भी प्रांत की विधान परिषद थी। तो उसके कुछ सदस्य हैं, उनको चुन के भेजने 12 जने एग्जाम्पल के लिए। और मान लो मैंने उसको ऐसे बांट दिया कि 6, 4 और 2। 6 सीटें तो किसकी हैं, जनरल की। 4 सीटें किसकी हैं, मुस्लिम। और 2 सीटें किसकी हैं, सिख। अब चुनेंगे कैसे, एमएलए हैं सारे। अभी एमएलए को भी 3 टुकड़ों में बांटेंगे, जनरल, मुस्लिम और क्या हुआ? अच्छा, किसी ने वैसे मुझे लगा डाउट किसी। तो 3 टुकड़ों में बांट दिया, जनरल और मुस्लिम और सिख। तो जितने भी जनरल एमएलए हैं वो कितनों को चुन के भेजेंगे, 6 को। जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं वो कितनों को चुन के भेजेंगे, 4 को। जितने भी सिख एमएलए वो कितनों को मिलकर भेजेंगे। समझ में आ गया? अब किसी को दिक्कत अभी तक? ठीक है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चुन के कौन भेज रहे हैं, प्रांतीय विधान परिषदों के निम्न सदन के सदस्य। निम्न सदन ही है भाई, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को और विधानसभा को कौन सा सदन बोलते हैं, निम्न सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषदों के निम्न सदन मिलके किसको चुनते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को। अब आते हैं पद्धति।
इसके बाद लिखवाना चालू कर देंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा ही समझ सारा इतना ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद में जो बचेगा फिर वो समझा के फिर, ठीक है। और दूसरी एकल संक्रमणीय, अब अपने लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये संविधान सभा में ये सारे प्रिंसिपल कैसे लगे होंगे, क्योंकि ये पूछने वाला कोई नहीं है। पर ये समझना इसलिए जरूरी क्योंकि राष्ट्रपति वाले में भी सेम है, तो वहाँ समझना तो है ही। भाई राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से, मतलब ये सारी पद्धतियाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा इन दोनों को। तो समझते हैं। देखो दो सिस्टम होते हैं चुनाव के। एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी का इलेक्शन हुआ, उसमें बीएसपी को 15% वोट मिले। कितने? लोकसभा के चुनाव में। और सीट कितनी मिली? 0। वोट तो कितने मिले हैं? मतलब 15% लोगों ने बीएसपी को वोट दिया है, लेकिन उसको सीट कितनी मिली है? 0। क्योंकि अपने यहाँ कौन सा सिस्टम है? क्योंकि हर सीट पे जो पहला जीत गया, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो 80 लोकसभा सदस्य वाली सीटें हैं, तो उस पर कुछ कुछ वोट मिलता है क्या? 5%, 10%, लेकिन ये जीतने के लिए काफ़ी नहीं। तो वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन सीट। लेकिन अब मैं उल्टा कर दूं, अब यहाँ पे सिर्फ पार्टी के लिए वोट होगा, भाई कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, ठीक है। अब इनको जितना % वोट मिलेगा उतनी मैं क्या कर दूंगा, इनको सीटें दे दूंगा। तो अगर इसको बीएसपी को 15% वोट मिला तो सीटें कितनी मिलेगी? लेकिन यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसको कितनी सीट मिली? समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, तो अभी 3, एक तो कौन अपने यहाँ 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक कैलाश चौधरी, एक उमेदराम बेनीवाल, और एक रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है। वैसे तो खूब लड़ेंगे भाई साहब बड़े बड़े 3, ठीक है। तो ये 3 लड़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन। अब मान लो कैलाश चौधरी को मिलते हैं 20% वोट, हाँ मानने के लिए। इसको मिलते हैं 35% वोट, और इसको कितने मिल गए? बचे हुए नहीं मिल जाए, थोड़े बहुत काट लेना अपने, वो तोताराम वगैरह उनके, ठीक है। तो मान लो इसको मिल गए 40%, एग्जाम्पल के लिए। अब भले ही इसने कितने, 35% किसको मिले हैं? उमेदराम को। 20% किसको मिले हैं? कैलाश चौधरी को। टोटल कितने हो गए? 55%। 55% जनता ने रविंद्र सिंह भाटी को चुना है क्या? नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसको बाकी से ज़्यादा मिले हैं, जीत कौन जाएगा? रविंद्र सिंह भाटी। यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसने पहली लाइन क्रॉस कर दी वो जीत गया। अब ये पार्टी के वोट थोड़ी गिने जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले। यहाँ पे सीट पे जौन जीत गया। अब ये किसका? भले निर्दलीय है, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का है। तो हर सीट पे जो जीता जाएगा उस पार्टी की टैली बढ़ती जाएगी। लेकिन अब ये सीट का चक्कर ही नहीं हो, सिर्फ वोट हो और हर पार्टी को ही वोट मिल रहे हो, और बीएसपी को मिले 15%, तो सीटें कितनी मिल जाएगी? 15%। लेकिन मान लो बीएसपी ने हर जगह खड़े किए, हर जगह उसने 5, किसी ने कभी 5 लिया, कभी 10 लिया, लेकिन सीट वो जीत नहीं पाई। वोट तो मिल रहा है लेकिन सीट एक भी नहीं। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, कल फिर से समझ लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखवाऊंगा तो वापस एक बार। अब ये हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समझ में आ गया सबको? अब दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब इसको समझने के लिए भाई अपने आप ही कौन प्रेसिडेंट है? द्रौपदी, एक कैंडिडेट ही है। दूसरे इनके सामने कौन लड़ते? अब जैसे नाम तो मुझे भी याद नहीं है, पर ठीक भाई यशवंत सिन्हा, ठीक है। अब ऐसे ही करके मान लो ये तो चलो 2 ही है, CDEF, ठीक है। ये 4, कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वोट कौन देते हैं? एमएलए और एमपी। भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो एमएलए एमपी वोट देते हैं, अपन देते नहीं है। भाई द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में कोई वोट देके थोड़ी आया? नहीं आया ना। एमएलए और एमपी वोट देते हैं, ठीक है। अब एमएलए एमपी वोट देते हैं तो उनको क्या मिलती है? एक पर्ची। जैसे अभी अपन वोट देने जाते हैं तो क्या होता है? भाई जिसको भी पसंद है उसको ईवीएम में जाके खटका दबा दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पहले नंबर पे रविंद्र सिंह भाटी को दिया, दूसरे नंबर पे उमेदराम को दिया, तीसरे नंबर पे कैलाश चौधरी को। एक ही तो खटका दबाते हो, हाँ, तो बस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे प्रेफरेंस, पहले नंबर पे जैसे मुझे द्रौपदी मुर्मू को चुनना है, दूसरे नंबर पे मुझे यशवंत सिन्हा को, तीसरे पे सी डी ई एफ, ऐसे हर किसी से क्या बढ़वाई जाएगी, प्रेफरेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने तय कर लिया कि जो भी जीतना है उसको कितने वोट मिलने चाहिए, 50% से एक ज़्यादा। जैसे मान लो टोटल वोट पड़ने थे 100, तो उसको कितने मिलने चाहिए, 51। ठीक है, अब सबसे पहले काउंटिंग करनी चालू की, जितने भी एमएलए एमपी की ये पर्चियाँ थी, सबसे पहले सिर्फ ये गिनेंगे पहले नंबर पे कौन है। अगर पहली बार में काउंटिंग में किसी को 51 मिल गए तो वो जीत जाएगा। अब मान लो किसी को 51 वोट नहीं मिले, मान लो 39 वोट मिले जो सबसे पहले नंबर पे आया था, लेकिन अब जीता नहीं क्योंकि 51 वोट चाहिए। अब क्या करेंगे, जो सबसे कम आया उसको क्या कर देंगे, रेस से बाहर। अब एफ की भी तो पर्चियाँ होंगी ना, जिसमें एफ को पहले नंबर पे डाला होगा, उसने दूसरे नंबर पे भी तो किसी को भरा होगा। अब इसने दूसरे नंबर पे जिसको भरा था उसका वोट वापस इनको ट्रांसफर करते रहेंगे, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे कर करके जब तक कोई आदमी 51 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये चलाते रहेंगे, और जब इसको 51 मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई। ए बी सी डी कितने अपने पास कैंडिडेट हैं, 6। अभी अपन वोट करने जाते हैं तो सब एक, जिसको भी वोट देना होता है एक को देते हैं, लेकिन एमएलए एमपी जब प्रेसिडेंट को चुनते हैं उनको क्या मिलती है, एक पर्ची मतलब उनको प्रेफरेंस बतानी है भाई, पहले नंबर पे आप किसको चुनना चाहते हो, दूसरे पे और छठे पे। तो मान लीजिए सबने किसी ने भी एक नंबर पे 4 ऐसे अपनी प्रेफरेंस भरी, तो पहले नंबर पे जिसको भी भरा होगा पहले उसकी क्या करेंगे, काउंटिंग। और अगर किसी को 51 मिल गई तो वो जीत जाएगा, लेकिन अब 51 नहीं मिली तो क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला है उसको तो रेस से बाहर। अब इसकी निकालेंगे पर्चियाँ, अब इसकी भी पर्चियाँ होंगी, पहले नंबर पे तो उसको ही भरा था, अब ये तो रेस से बाहर, तो दूसरे नंबर पे भी तो इसने किसी को भरा होगा, तो जिससे कोई भरा उसके वोट वापस किसको ट्रांसफर होते रहेंगे। और ऐसे कर करके जिसको 51 मिल जाएंगे लास्ट में वो क्या हो जाएगा, विजेता। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो एकल संक्रमण मत पद्धति समझ में आ गई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो समझ में आ गया। तो ये मत पद्धति थी किसमें, संविधान सभा। ये अपने को समझना नहीं उसमें कहाँ कैसे किया, क्योंकि संविधान सभा में कैसे किया वो अपने काम का नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन राष्ट्रपति में अपने काम का है तो अपन ने समझ ली। किसी को अभी तक कोई डाउट? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा संविधान सभा में? सबसे पहले तो ये किसकी सिफारिश पे बनी है, कैबिनेट मिशन। दूसरा, कैसा निर्वाचन है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनाएंगे, प्रांतीय विधान परिषदों के निम्न सदन के सदस्य, एमएलए एक तरीके से। तो यहाँ तक यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। तीसरा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पे कितना मेंबर होगा, 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर 3 वर्गों में बांटा जाएगा, कौन से 3 वर्ग, जनरल, मुस्लिम और सिख। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और अपन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति ये भी अपन ने समझ लिया। और ये अपन ने समझ ली थी 210 सीटें किसके लिए आरक्षित थी, जनरल के लिए, 78 थी मुस्लिम के लिए और 4 थी ये तो हो गए 292, ये तो हो गए प्रांत से, 4 तो हो गए उच्चायुक्त प्रांत के, और 93 कहाँ से हो गए, देसी रियासतों से। देसी रियासतों से तो कैसा था, नॉमिनेशन, भाई राजा ने जिसको उठाया, जिसको नामित किया उसको वो मेंबर बन गया, और यहाँ से अपना हो रहा चुनाव। तो अब मैं कहूँ कि जो हमारी संविधान सभा थी वो या तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई थी और या तो नामित निकाय थी। नामित किस लिए, राजाओं के कारण, क्योंकि राजाओं ने तो क्या किया है, नाम दिया है। और निर्वाचन किसके कारण, प्रांतों के कारण, क्योंकि प्रांतों में कैसा हो रहा है चुनाव। यहाँ तक किसी को अभी तक दिक्कत? अब थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है, तुम भी, मैं भी थोड़ा रिवीजन, इसका तो कई रिवीजन। अभी टाइम क्या हुआ, टाइम कितने कितने कितना मिनट बचे हैं, 6:45 में, अभी तो 45 मिनट बाकी हैं। भाई समझ में तो आ गया जितना समझाया अभी तक? किसी को मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आया तो अभी जब लिखेंगे तब इसको, हाँ 5 मिनट का ब्रेक, जिसको पानी पीना है तो 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वैसे तो 1 घंटे बाद ब्रेक बोल देना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब अभी ले लो।
हेलो, करें चालू? अभी लिखवाएं कि पहले वो संविधान सभा पूरा कर दें? भाई जो लिखवाने के पक्ष में वो हाथ खड़े करो। एक ला चलो। ठीक है, तो देखो अपन अभी तक कहाँ तक पहुँच गए? संविधान सभा तक। ठीक है, इलेक्शन हो गया, संविधान सभा के सदस्य सारे चुने जा चुके, अब संविधान सभा बन चुकी है। संविधान सभा बन गई। ठीक है, कितने मेंबर अभी अपन ने देखे थे? 300। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? कितने मेंबर थे? 389। अपन ने इसमें ब्रेकडाउन भी कर दिया था, 292, 4 और 93। 292 तो कहाँ से आए? ब्रिटिश प्रांत से। 4 कहाँ से आए? उच्चायुक्त प्रांत से। अच्छा, उच्चायुक्त प्रांत कौन कौन थे? एक तो अजमेर मेरवाड़ा अपना वाला। अपन देखेंगे अभी जैसे राजस्थान से अपने संविधान सभा में कौन कौन गए, तो अजमेर मेरवाड़ा अपना एक है, तो यहाँ से मुकुट बिहारी भार्गव, वो नाम लिख देंगे जितने भी हैं। तो अजमेर मेरवाड़ा से कौन है? मुकुट बिहारी भार्गव। ये फिर अजमेर के 3 बार सांसद भी रहे थे, क्योंकि ये तो कौन सी संविधान सभा है, फिर इसके बाद इलेक्शन भी होंगे भाई, चुनाव तो होगा, पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, तो फिर ये बनते ही गए मुकुट बिहारी भार्गव। तो ठीक है, यहाँ तक एक तो पहली कौन सी होगी? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरी बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान से अपने मतलब नहीं, बलूचिस्तान कहाँ चला गया? लेकिन अभी तो है, क्योंकि इलेक्शन अभी तक पाकिस्तान बना नहीं है। पाकिस्तान कब बना? 1900, और इसके इलेक्शन कब हुए हैं? जुलाई अगस्त 1946 में। तो अभी तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, तो इसलिए अजमेर मेरवाड़ा 1, बलूचिस्तान, कुर्ग 3, और चौथा दिल्ली। अब ट्रिक नाम से दिख रहा है, A, B, C और सीधे सीधे नाम है। ठीक है, ABCD। तो ये तो क्या हो गया? 4 उच्चायुक्त प्रांत। उच्चायुक्त प्रांत कुछ नहीं, जिनका सीधा शासन कर, जैसे आज की यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही मान लो उच्चायुक्त प्रांत। ये तो भी प्रांत है, इनका गवर्नर होता है, राज्यपाल अलग से, फिर इनकी सरकार होती है, जैसे भी अपनी राजस्थान की मान लो। और अभी जैसे दिल्ली तो चलो फिर भी अलग केस है, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो अभी दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली को कौन शासित करता है? राष्ट्रपति सीधा। सरकार थोड़ी है, दादरा नगर हवेली की सरकार सुनिए क्या? अभी नहीं है सरकार। सरकार है तो भारत सरकार ही है, मतलब वही संभालती है, उसकी खुद की प्रांत की कोई सरकार, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित। नाम इसीलिए केंद्र शासित है, केंद्र जिसको शासन करे। ठीक है, तो अपने ये तो हो गया उच्चायुक्त प्रांत, एक तरीके से वो मान लो आज की केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और बाकी 93 बचे वो कौन? देसी रियासतें हैं। देसी रियासतों का तो समझ में आ गया, कुछ नहीं, राजा को नाम देना है, नामित, और बाकी का इलेक्शन होगा। और बाकी 4 भी एक तरीके से नामित ही मान लो, क्योंकि ये केंद्र ही दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी तक नहीं? अभी जो 292 हैं, इसका अपन ने ये ब्रेकअप भी देख लिया था। 210 तो जनरल की, 78 मुस्लिम और 4 सिख। अब इन 4 में से 3 में तो कांग्रेस के ही जीत गए थे, और एक अलग से कोई था सिख। ठीक है, तो अब कांग्रेस का पहले, हाँ अकाली दल। ठीक है, अब कांग्रेस के कितने जीते थे? 208। इसमें से 199 तो कौन सी सीटों से जीते थे? जनरल। 3 मुस्लिम, 3 ही सिख, और 3 उच्चायुक्त प्रांत से। भाई बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी तो 3 उच्चायुक्त प्रांत। तो उच्चायुक्त प्रांतों से 3 सिख सीटों पे, 3 मुस्लिम सीटों पे, और बाकी 199 जनरल सीटों पे। 208 सीटें किसको आई? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को कितनी आई? 73। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें? 73। वही 93 देसी रियासत वाली तो निकाल दो, ये तो राजाओं वाली है। इलेक्शन कितना पे हो रहा है? 296। तो 208 तो कौन जीत गया? कांग्रेस। 73 कौन जीत गया? तो 73 और 8 कितने होते हैं? 81। बची कितनी? 6 और 81 निकाल दो, 15। तो 15 कौन से हैं? या तो छोटी कोई पार्टियां, या निर्दलीय। समझ में आ गया यहाँ तक? 208 कौन? 73 कौन? मुस्लिम लीग, और 15 बचे वो निर्दलीय या छोटे ग्रुप। यहाँ तक किसी को डाउट अभी तक? अब इलेक्शन भी हो गया, संविधान सभा भी बन गई, तो अब सीधी जैसे ही संसद आज की बनती है, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा? 4 शपथ होगी सरकार की, जिसकी भी सरकार की शपथ होती है, फिर संसद का सत्र आएगा पहला। अब जो भी सत्र बनेगा, ठीक है, उसकी पहली क्या होगी? मीटिंग। ये तो हो गया संसद।
आप अभी अपनी पढ़ रहे हैं कौन सी है? संविधान। इलेक्शन हो गए, जुलाई अगस्त 1946 बन गई, तो अब इसकी क्या होगी? पहली मीटिंग। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ तक अभी तक कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने पूछ लिया था कि भाई वो ग्रुपिंग कंपलसरी है कि स्वैच्छिक है, तो उन्होंने क्या कह दिया? स्वैच्छिक। तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार। तो मुस्लिम लीग के चुने मेंबर तो चुन के आ गए, लेकिन वो यहाँ पे मीटिंग में नहीं आए। तो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में कितने मेंबर है? 211। इसमें 9 थी महिलाएं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पहली मीटिंग कभी 9 दिसंबर 1946, कितने लोग आए? 211। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। 9 कितनी? महिला। अब ये तो हो गई पहली मीटिंग। पहली मीटिंग को सबसे पहले जिसने, जैसे भाषण देता है ना पहला आदमी, तो जिस आदमी ने पहला भाषण दिया था उसका क्या नाम था? JB कृपलानी। अब देखो, अभी का जो मैं सिस्टम बताता हूँ फिर उसी से समझेंगे यहाँ का। जैसे अभी अपनी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था दिसंबर में, नतीजा आ गए थे, ठीक है। अब जैसे ही अगर विधानसभा का सत्र किसी ने देखा हो, तो पहली मीटिंग जब विधानसभा की हुई, तो अभी तक विधानसभा का कोई अध्यक्ष तो है नहीं, अभी तक तो 200 MLA चुन के भेजे हैं बस, 199 कर दो, क्योंकि एक के इलेक्शन बाद में हुआ। कितने? 199 MLA है। अब इन 199 MLA को शपथ भी दिलवानी है, और 199 MLA मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे। स्पीकर, अभी स्पीकर कौन है अपने राजस्थान विधानसभा के? वासुदेव देवनानी। लोकसभा के कौन है? ओम बिरला, जो कोटा के सांसद हैं। तो ये चुनाव होना है अध्यक्ष का। जब पहली बार बन गया है तो कोई अध्यक्ष नहीं है, शपथ भी दिलवानी है, तो उसके लिए एक क्या बनाना पड़ेगा? अस्थायी अध्यक्ष। भाई किसी को नाम के लिए पहले अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा। वो ये 2 काम कर दे। कौन से 2 काम? एक तो शपथ दिलवाने का, और एक आपने अध्यक्ष चुनने का, इलेक्शन करवाने का। अगर देखा हो आपने, तो राजस्थान विधानसभा का जब सत्र हुआ था, इसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो ये बनता है ना पहले। अपने प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ, ठीक है। तो कालीचरण सराफ को 2 काम मिले। कौन से? एक तो अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, पर उससे पहले क्या दिलवानी है? शपथ। बस यही समझ लो। तो इस संविधान सभा के पहले अस्थायी, मतलब पहले के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर को तो पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में तो JB कृपलानी ने क्या दिया? भाषण। 11 दिसंबर को, सॉरी 11 दिसंबर नहीं, उसी दिन किसको चुन लिया? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे बने अस्थायी अध्यक्ष? अब अस्थायी अध्यक्ष बन गए। 11 दिसंबर को किसका हुआ इलेक्शन? अध्यक्ष का। अब मैंने बताया ना, अध्यक्ष का इलेक्शन कौन करवाएगा? यही अस्थायी अध्यक्ष। तो कौन बने अपने सबको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र। और 2 तो बने उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष का नाम HC मुखर्जी, और दूसरे VT कृष्णामाचारी। जैसे आज भी होता है, अपने उपाध्यक्ष होता है ना भाई, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ठीक है। हालांकि अपन जब लोकसभा का उपाध्यक्ष पढ़ेंगे, तब ये पहली लोकसभा थी जब लोकसभा का उपाध्यक्ष बना ही नहीं। मतलब ये वाली जो लोकसभा खत्म हुई, इसमें ओम बिरला जी के अलावा उपाध्यक्ष कोई था नहीं। हालांकि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन संविधान में कोई लाइन तो दी नहीं हुई है कि इतने में करना है वगैरह, तो किया ही नहीं उपाध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। तो अभी कितने हो गए? 2 तो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, और स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मीटिंग हो गई पहली, अध्यक्ष बन गए और ये उपाध्यक्ष बन गए। अब 13 दिसंबर को, अब देखो 13 दिसंबर को अब सारी इकट्ठा हुए। सबसे बड़े नेता कौन है संविधान सभा के? देखो महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अभी सबसे बड़े नेता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ये तो बताएंगे भी संविधान सभा को बुलाने का मकसद क्या है। तो वो जो मकसद बताया उसी को क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो 13 दिसंबर को क्या है? उद्देश्य किसने पेश किया? अब पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव में सब मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएंगे थोड़े, ठीक है। बाकी प्रियम्बल में कुछ लाइनें लिखी, मेन तो प्रियम्बल का ही है सारा,
अभी देखेंगे प्रियम्बल में जो लिखे हुए सारी वो लाइनें यहाँ भी है उद्देश्य प्रस्ताव में। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1 से 4 तक अपने आर्टिकल हैं। 1 से 4 तक आर्टिकल में क्या है भाई, भारत संघ कौन सा होगा, उसमें कौन से राज्य होंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, नया अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ा, एक को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर राज्य था उसको अलग कर दिया, एक को लद्दाख, लद्दाख को बना दिया यूटी, दोनों को यूटी बना दिया, एक को यूटी विद विधानसभा। भाई जम्मू कश्मीर को यूटी भी बनाए और साथ में क्या दी, और लद्दाख को खाली यूटी, उसकी विधानसभा। जैसे दिल्ली है अपनी, दिल्ली यूटी भी और विधानसभा भी अपनी है, पुडुचेरी में भी विधानसभा और यूटी भी है, बाकी कहीं है नहीं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी तक नहीं। अब उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहली बात तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई आज से हम कैसे होंगे, संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य। अब से इनके अपने खुद के मतलब है, स्वतंत्र का तो मतलब आज़ादी है, इसमें तो कोई है ही नहीं। संप्रभु अपन समझ चुके हैं, आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी सरकार को निर्णय लेने की खुद की शक्ति। और गणराज्य का मतलब ये अपन समझ चुके हैं जब अपन ने समझा था राजतंत्र और गणतंत्र। भाई राजतंत्र में क्या होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, राजा। और गणतंत्र में जो भी राजा हो या कुछ भी बोल दो, जो सबसे प्रमुख है उसका क्या होगा, इलेक्शन। बस यहाँ पे कोई इलेक्शन है नहीं, राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे इसी को क्या बोल दिया, गणराज्य, और उसको क्या बोलते हैं। तो ब्रिटेन कैसा है, राजतंत्र। ब्रिटेन के तो आज भी राजा है, अभी उनकी महारानी की डेथ हुई तो उनके बेटे को राजा बना दिया, ठीक है। तो वहाँ कोई राष्ट्रपति चुनाव तो है नहीं, राजा का बेटा राजा या रानी का बेटा राजा। यहाँ पे अपने यहाँ कैसा होगा, इलेक्शन। जैसे पहले रामनाथ कोविंद का इलेक्शन हुआ, फिर 5 साल बाद द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पे कोई भी आदमी राजा नहीं बन सकता, राजा का बेटा ही राजा बन सकता है या बेटी। लेकिन यहाँ पे क्या, इलेक्शन। इलेक्शन मतलब भारत का कोई भी आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, इसी को बोलते हैं गणतंत्र। गण यानी जनता, गण यानी जनता। और जनता अगर सबसे जो सुप्रीम ऑफिस है उसका इलेक्शन लड़ सकती है तो वो कैसा है, गणतंत्र। और सिर्फ अगर ऐसा हो कि किसी के लिए आरक्षित कर दी सीट, राजा बना दिया किसी को और उसका बेटा ही राजा बनेगा तो वो क्या हो गया, राजतंत्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो पहली बात तो क्या बोली, भारत को कैसा बनाना, संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य। फिर उसने बोला कि भारत में कौन कौन से, यानी भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से। तो उस समय कौन कौन से थे, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरी क्या थी, देसी। ये तो थी ब्रिटेन की। अब आपको पता हो सबसे पहले अपने यहाँ यूरोपीय कौन सा है, अंग्रेज थोड़ी आए, अंग्रेज तो 1600 में आए। सबसे पहले कौन आए थे, गोवा किसके पास था, देखो भाई सबसे पहले आए पुर्तगाली, वास्को डी गामा, नाम सुना हो तो 1498 में। 1600 में, 1600 से पहले आए डच, आज का हॉलैंड नीदरलैंड, उसको ही डच बोलते हैं। और फिर दूसरे आए अपने अंग्रेज, और सबसे लास्ट में कौन आए, फ्रेंच, फ्रांस वाले। तो पुर्तगालियों के पास क्या था, गोवा। और आज का जो पुडुचेरी वो किसके पास था, फ्रांसीसियों के पास। तो वो अब ये तो हो गई प्रांत और देसी रियासतें, ये तो किसके पास थी, ब्रिटेन के पास। और जो बची हुई हैं गोवा पुडुचेरी, ये भी अपने भारत में आएंगे अब, ठीक है। और बाकी जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहता है, जैसे आपको पता हो तो सिक्किम अपने भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम का अपना राजतंत्र था, राजा था। फिर उसके बाद में 1975 में सिक्किम अपने भारत का हिस्सा बना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, एक तो प्रांत, देसी रियासतें, अन्य क्षेत्र मतलब जो दूसरों के साथ द्वारा शासित हैं, गोवा जैसे पुर्तगालियों के, पुडुचेरी जैसे फ्रांस के, और बाकी अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत। पहली चीज़ तो क्या बोली, भारत को संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बनाना, पहली लाइन में किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी लाइन ये बोली कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें आएंगी, यहाँ तक किसी को अभी तक दिक्कत नहीं। 1935 में अपन ने पढ़ा था अधिनियम में कि प्रांतों को क्या दी जाएगी, स्वायत्तता। बस वही लाइन रिपीट की कि प्रांतों को क्या दी जाएगी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी थी, राज्यों को। हालांकि बाद में किसके पास रही, ये तो अभी तक उद्देश्य प्रस्ताव है, ये तो भी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए संविधान, अभी तक अपना संविधान बना नहीं है। तो उस समय अवशिष्ट शक्तियां किसको मानी, लेकिन अपने अभी संविधान है उसमें किसके पास है, केंद्र के पास। तो यहाँ तक किसी को अभी तक दिक्कत नहीं। अब दूसरा कि भाई
कुछ वर्गों के लिए राज्य को विशेष उपाय करने चाहिए। अब वो वर्ग कौन से हो सकते हैं? उस समय क्या चल रहा है? पार्टीशन विभाजन कब? 1947। और अगर आपको पता हो तो 1946 में जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध कर दिया था, तब 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब खुली छूट है दंगा फसाद की, अगर सीधा समझना हो तो। अब इतनी क्या देख ली हिंसा, और ये हिंसा किस आधार पे हो रही है? सांप्रदायिक आधार पे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक आधार पे। तो अगर मुझे कांग्रेस को ये कहना है कि नहीं भाई ये भारत जो है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का है, तो मुझे क्या लाइन बोलनी पड़ेगी कि इस राज्य को विशेष प्रावधान किसके लिए करना चाहिए? अल्पसंख्यकों के लिए। समझ में आ गया? तो उन्होंने लाइन क्या बोली कि विशेष प्रावधान करने चाहिए राज्य को, किसके लिए? क्योंकि मुसलमानों को क्या डर था उस समय कि भाई मेजोरिटी तो किसकी होगी? हिंदुओं की। भाई भारत बनेगा तो मेजोरिटी में कौन लोग होंगे? तो उनको लगा कि भाई अगर मेजोरिटी में ये लोग आ गए, अभी तक तो ब्रिटेन है बीच में, वो न्यूट्रल है भाई, उसको ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं भाई, ए और बी को कोई मतलब नहीं भाई, सी राज करे। लेकिन जब अब ए का राज आ गया तो बी को डर लगेगा। तो अब ये मुस्लिमों को डर लगने लगा भाई हिंदू मेजोरिटी आ जाएगी तो अब सरकार, लेकिन सरकार देखो कांग्रेस हमेशा से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि कांग्रेस हमेशा क्या चाहती थी कि भाई देश सबका है, ठीक है, सब इसके मिलकर हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से ये फोटो डाली दी थी, तो मुसलमानों को डर तो लगने लग गया था कि अगर हिंदू मेजोरिटी आ गई तो हम खतरे में आ जाएंगे। तो अब इसके लिए आश्वासन देना तो जरूरी है भाई, कोई खतरे में है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? आश्वासन कि भाई हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। और कोई अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो राज्य आपके साथ रहेगा। भाई राज्य किसी धर्म के साथ नहीं रहना चाहिए। ये जातियों में और धर्म में लफड़े चलते रहेंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है। पर अगर मान लो कोई दंगा फसाद हो गया तो संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की, राज्य की? अभी राज्य अगर न्यूट्रल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे ही लगा कि भाई दंगा फसाद होने वाला है वो धारा 144 लगा देगा। लेकिन अगर राज्य ही न्यूट्रल नहीं है और मान लो वो ए के साथ मिल गया, मान लो दो जातियां हैं ए और बी, और राज्य ए के साथ मिल गया, अब बी तो गया, क्योंकि राज्य भी अब किसके साथ है? ए के साथ, तो बी का तो यही मुसलमानों को डर था कि अगर राज्य हिंदुओं के साथ मिल गया, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की, तो मुसलमानों के साथ हिंसा होगी। तो इसीलिए आश्वासन दिया गया कि राज्य किसके साथ? किसी के साथ नहीं रहेगा, राज्य का धर्म से पृथक्करण रहेगा। इस जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए किसके लिए? पहला तो अल्पसंख्यक। एक तो था इनको डर, दूसरा डर किसको था? अनुसूचित और जनजाति। भाई ट्राइबल और SC ST, भाई इनको भी तो डर था कि जैसे ही अगर भाई उनको लगा कि भाई आजादी से पहले, ब्रिटेन के आने से पहले अपनी व्यवस्था जो है वो 4 वर्णों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज किसका था? ब्राह्मण और क्षत्रियों का। अब इनको डर था, अभी देखो ब्रिटेन जब तक बीच में है, भाई हिंदू मुस्लिम में जो लफड़ा था वही यही था। जब तक ब्रिटेन था तब इनको लगा कि इनका राज आ नहीं सकता, इनको लगा कि भाई इनका राज आ नहीं सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है? अंग्रेज जा रहे हैं, तो अब इनको डर, मुसलमानों को डर लगने लगा हिंदू की मेजोरिटी आ जाएगी, इनको डर लगा कि फिर से इनका राज आएगा, इनके साथ क्या होगा? शोषण। तो अब इनको फिर इनके लिए क्या करने पड़ेंगे? विशेष। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या आश्वासन दिया कि विशेष प्रावधान किसके लिए किए जाएंगे? पहला तो, दूसरा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, और तीसरा जनजातीय वर्ग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये आश्वासन क्यों है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य कैसा होना चाहिए? भाई राज्य सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अपने लोक देवता उसको क्या बोलते हैं? 36 कौमों के देवता। ऐसा थोड़ी बोलते हैं भाई एक कौम के देवता। ये बोला क्यों जाता है कि भाई भगवान किसी एक के थोड़ी हैं? भगवान किसी एक के नहीं होने चाहिए और राज्य भी किसी एक का नहीं होना चाहिए। भाई राज्य किसी एक का है तो बाकी का तो 35 का तो, भाई पुलिस अगर न्यूट्रल नहीं रहेगी दंगे में तो वो सिर्फ एक के खिलाफ एक्शन लेगी। भाई ए और बी की लड़ाई है,
मान लो अभी इलेक्शन ही चल रहा है, आपने सुना होगा कि भाई पुलिस इसके साथ, या जो मान लो एसडीएम है, भाई ये इसका फेवर कर रहा था या इसका फेवर कर रहा था जाति के कारण। अगर मान लो अब एसडीएम किसी का फेवर करने लग जाए, राज्य ही किसी के साथ मिले, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं क्या? और जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो, लोकतंत्र कैसा? तो प्रशासन को और राज्य को कैसा होना चाहिए? तटस्थ। उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं, उसका किसी वर्ग से लेना देना नहीं, उसका किसी जाति से लेना देना नहीं। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत। तो इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात क्या की गई? क्या निम्नलिखित के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। पहला अल्पसंख्यक, दूसरा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, और तीसरा जनजाति। अब देखो, अब ये तो हो गया कि भाई मैंने ये कह दिया कि इनके लिए प्रावधान करेंगे, ठीक है सब। पर अब देखो, सबसे पहले जब ब्रिटेन छोड़ के गया तब सबसे ज्यादा अपने यहाँ क्या थी? गरीबी तो आज भी है, लेकिन उस समय तो हालत ही खराब थी, ठीक है। उसमें कुछ के पास संसाधन थे भाई, जमींदार, या तो जमीन हो या पैसे हो, दो ही चीज थी भाई। उस समय अपनी सबसे बड़ी क्या थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? तो उस समय सबसे अगर आपको पता हो, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार, डीपीएसपी, उनमें जो लफड़ा था वो किस चीज पे था? भू सुधार लागू करने में, यही तो लफड़ा था, लैंड रिफॉर्म्स। वही जमींदारों के पास 500 बीघा जमीन, ठीक है, और केंद्र क्या चाहता था कि ये जमीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बढ़ जाए। तो अगर ये बढ़ जाए, और मूलभूत अधिकार और दे दिया, संपत्ति का अधिकार। एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपकी संपत्ति छीन के दूसरों में बांट देंगे, और दूसरी तरफ क्या दे रहे हैं? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट। और ये क्या था? डीपीएसपी। खैर ये उस समय जब पढ़ेंगे फंड, ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो कैसा न्याय अपने यहाँ देना है लोगों को? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भाई सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक में, और अच्छा, सामाजिक रूप से न्याय का मतलब क्या है? कि किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। विशेषाधिकार किसी को नहीं। भाई 140 करोड़ की जनता है, रोजगार में चाहे कोई पद हो, और राज्य कोई भी मामला करता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सामाजिक रूप से कोई भेदभाव। अब समाज में जाति के आधार पर विभाजन होता है, पंथ के आधार पर विभाजन होता है, तो इस आधार पर कोई विभाजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये पहला कैसा न्याय देंगे? सामाजिक। दूसरा कैसा न्याय देंगे? आर्थिक। आर्थिक तो समझ गए, वही जो आर्थिक असमानता है, जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए वही श्रमिक है, किसान है, मजदूर है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और राजनीतिक, राजनीतिक में समझ लो इलेक्शन। राजनीतिक मतलब समझ लो भाई आज के टाइम में वोट किसी जाति के आधार पे थोड़ी, मतलब वोट जाति के आधार पे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा थोड़ी किसी जाति वाले को मना किया वोट देने के लिए। वोट तो सब दे सकते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन में वोट देने के अधिकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। भाई राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से जनजाति? हर वर्ग से। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे तो वो अल्पसंख्यक। तो कुल मिला के किसी भी वर्ग के साथ राजनीतिक पद में भेदभाव नहीं होगा, और वोट करने के अधिकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझ में आ गया सबको। तो ये कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि जैसा भारत बनेगा संविधान सभा बनने के बाद, ये सिर्फ उसकी एक रूपरेखा दे रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? एक तरीके से रूपरेखा किसकी? हमारे संविधान की। समझ गया आगे इसको? किसी को दिक्कत है अभी तक? ये तो हो गई न्याय। अब आते समानता। अभी आए कहाँ से? पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर सुनाओ, फ्रांसीसी क्रांति। नहीं भी सुनाओ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब आई जाएगा। इन्होंने ये 3 पिलर पे बेस थी। एक तो समानता, दूसरा स्वतंत्रता, और बंधुत्व। और ये तीनों ही अपने प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में ये लिए कहाँ से गए? और जो न्याय वाला है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो कहाँ से है? रूसी क्रांति से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब समानता की देखो। अभी एक तो समानता अवसरों की। अवसरों की समानता मतलब, जैसे मान लो किसी को सिंगर बनना हो, भाई कोई रोक टोक थोड़ी है सिंगर बनने के लिए किसी को। भाई जो अवसर किसी इंसान को मिलेगा वो सबको मिलेगा पूरे भारत में। भाई किसी को सिंगर बनना हो, किसी को डांसर बनना हो,
रोक टोक थोड़ी है। ये थोड़ी कहा गया कि भाई सिंगर फला जाति के या फला पंथ के ही लोग बन सकते हैं। तो पहली तो क्या होगी, अवसरों में समानता। दूसरी परिस्थिति यानी स्टेटस। भाई पहले स्टेटस कैसा था, या तो जाति से और या जमीन से। भाई जमींदार की पहचान कैसे होती थी, भाई किसी के पास 500 बीघा है, किसी के पास 300 बीघा है। तो ये समाज में जो विभाजन था, भाई आज भी जब समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी होती है, गाँवों में, जिसके पास क्या होती है, ज़्यादा जमीन। तो दूसरा, पहला तो क्या हो गया, अवसरों की समानता। दूसरी परिस्थिति। अभी परिस्थिति कैसे करेंगे, पहले क्या होता था, जमींदारों को अंग्रेज टाइटल देते थे, नाम सुनो, राय बहादुर, बहादुर, जो भी टाइटल दे दिए। तो टाइटल को तो अपने क्या कर दिया, खत्म। सब बराबर है भाई, सब बराबर है, तो टाइटल की कोई जरूरत है नहीं। तो टाइटल को अपने अनुच्छेद 18 में, खैर मूलभूत अधिकार पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि टाइटल्स को। तो पहली समानता किसकी होगी, अवसरों की। दूसरी समानता किसकी हो गई, परिस्थिति की, स्टेटस की। यानी अब ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है। अब तीसरी, विधि के समक्ष। भाई कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून के लिए सब बराबर है। तो तीन समानताएं कौन सी बात की, अवसरों की और परिस्थिति की और विधि के। अब ये तो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, अब अपना संविधान जब बनेगा तब ये सारे टुकड़ों में जाएंगे, कोई प्रियम्बल में जाएगा, कोई डीपीएसपी में जाएगा, कोई मूल अधिकार में जाएगा। तो ये विधि के समक्ष क्षमता तो कहाँ गई, मूलभूत अधिकार में, अनुच्छेद 14 में। और ये जो दो गई, अवसरों की और परिस्थिति की, ये कहाँ गई, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। अब मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे 2018 के मेंस में सवाल था कि उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित स्वतंत्रता को समझाइए। हालांकि अपन ने समानता पढ़ा तो उसको चेंज कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित समानता को समझाइए। तब आप ये तीनों लिखोगे, अवसरों की, परिस्थिति की और विधि के समक्ष। लेकिन अब मैं इसको सवाल को चेंज कर दूं, प्रस्तावना में निहित समानता को समझाइए, तब आप इसको नहीं लिखोगे। हाँ, तब ये ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तावना में इनकी तो बात की गई है और बाकी विधि के समक्ष क्षमता को कहाँ डाला गया, मूलभूत अधिकार। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया सबको। भाई उद्देश्य प्रस्ताव ये सब अलग अलग हैं। उद्देश्य प्रस्ताव तो अभी सिर्फ जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू बोलने निकले हैं कि भाई संविधान हम बना रहे हैं, उसका रूपरेखा कैसी होगी, तो वो तो सारी चीजें बोल रहे हैं। अनुच्छेद 1, 4 क्या सब, ये सब इसमें आ गया। समानता भी इसमें आ गई, स्वतंत्रता भी आगे, स्वतंत्रता भी देखेंगे तो उसमें भी। और ये 2018 में सवाल पूछा जा चुका, तो आगे पूछ ही सकते हैं। भाई 2018 में ये सवाल पूछा कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित स्वतंत्रता को समझाइए। अब इसको मैं चेंज कर दूं, स्वतंत्रता तो पूछ लिया, अब भले मैं समानता पूछूं, भले ही मैं न्याय पूछूं, अब भले मैं उद्देश्य प्रस्ताव में पूछूं, भले ही मैं प्रस्तावना में पूछूं, और या मैं लिंक करके पूछूं। जैसे एक सवाल 2018 के आरएस मेंस में था कि न्याय के सिद्धांत को, प्रस्तावना में वर्णित न्याय के सिद्धांत को मूलभूत अधिकार और डीपीएसपी के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। तो अब अपने को ढूंढने पड़ेंगे न्याय के जो सिद्धांत मूलभूत अधिकार में और न्याय के सिद्धांत जो डीपीएसपी में, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के। जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अपन पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में भी हूबहू मेंशन्ड है। खैर वो अपन पढ़ेंगे तब, मैं तो खाली ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव अलग है। जब उद्देश्य प्रस्ताव में पूछे तब समानता अलग है, तब अपने को तीनों समानता लिखनी पड़ेगी, अवसरों की समानता, परिस्थिति की समानता और विधि के समक्ष समानता। प्रस्तावना आ गई तो 2 विधि के समक्ष हट जाएगी। हालांकि लिखने के लिए, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आएगा तो 4 लाइन मिलेगी, तो लिखना तो है ही। तो पहली लाइन तो यही लिख, जैसे इस बार सवाल क्या था, प्रस्तावना में निहित बंधुत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तावना में जो बंधुत्व लिखा हुआ उसमें 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा, और दूसरा नागरिकों की गरिमा की। लेकिन यही सेम बात मूलभूत कर्तव्यों में भी लिखी हुई है। वो मूलभूत कर्तव्यों में भी लिखी हुई है, हमको सबका सम्मान करना चाहिए वगैरह वो सब। तो वहां भी अपने को ये लिखना है कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है, क्योंकि ये तो पहली 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, बाकी 2 लाइनें भरनी तो ही। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ तक किसी को अभी तक कोई डाउट? न्याय अपन पढ़ चुके, 3 न्याय कौन से, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। समानता 3 पढ़ चुके, कौन सी, अवसरों की, परिस्थिति की और विधि के समक्ष। यहाँ तक किसी को अभी तक कोई डाउट? अब आते हैं स्वतंत्रता। देखो 5 स्वतंत्रता तो जो अपने प्रियम्बल में वही सेम। एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
उपासना। ये 5 तो उद्देश्य प्रस्ताव में भी बोली गई और अपने प्रस्तावना में भी है, तो ये तो कॉमन है। बाकी कार्य करने की, संघ बनाने की, ये संघ वो वाला संघ नहीं है। संघ मतलब एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर के नहीं होते डॉक्टर एसोसिएशन, वकीलों का अलग एसोसिएशन, वो वाले संघ। तो ऐसी कुछ स्वतंत्रताएं आप ऐड कर दो। तो अब मैं जैसे 18 वाले में सवाल था कि स्वतंत्रता समझानी कौन सी वाली, उद्देश्य प्रस्ताव वाली, तो 5 तो कौन सी लिखनी, ये, और ये लाइन लिख दो कभी प्रस्तावना में भी ये 5 लिखी हुई है, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा वाली वो भी लिखनी है। समझ में आ गया? अब इसको ही मैं पूछ रहा हूँ प्रस्तावना में बताओ, तो आपको ये 5 लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा जब अपन मूलभूत अधिकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये एक जगह नहीं है। ये मूलभूत अधिकार में भी मिल जाएंगी भाई, अनुच्छेद 19 पढ़ा हो तो अनुच्छेद 19 में भी यही लिखा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वो खैर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना तो समझ में आ गया कि उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी बात की गई, स्वतंत्रता की। 5 तो कॉमन ही और बाकी 2। यहां तक किसी को डाउट अभी तक? समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अभी ये अपना उद्देश्य, टाइम कितना हुआ है? 10 मिनट है। ठीक है, तो 10 मिनट में अपन सिर्फ वापस, ठीक है, तो आज अपन ने इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अपन कहाँ तक पहुँच चुके हैं? संविधान सभा अपन ने बना ली, संविधान सभा की बैकग्राउंड अपन ने समझ लिया। बैकग्राउंड मैंने इसलिए समझाया कि उसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में। भाई एनी बेसेंट, तिलक, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे उसमें भी आएंगे अपने। नरम दल, गरम दल उसमें भी आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, और संविधान सभा का गठन अपन ने देख लिया कैसे हुआ, कितने सदस्य थे वगैरह, वो सब जो बेसिक। इलेक्शन कैसे होता है वो वाला टेक्निक भी बता दी मैंने। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मेंबर अपन ने देख लिए 210, 78, 4 जो जनरल, सिख और मुस्लिम है किस तरीके से आरक्षित था। देशी रियासतों से कितने थे? 93। 4 कहाँ से थे? उच्चायुक्त प्रांत से। 292 कहाँ से थे? प्रांतों से। और 4 कौन से उच्चायुक्त प्रांत थे? ABCD, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव अपन अभी पढ़ना चालू किया है। अच्छा, सबसे पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को। पहली मीटिंग में किसको चुना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको क्या बना? अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुनने की परंपरा है ये कहाँ से ली है? फ्रांस से। तो पहली चीज़ तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया। अब दूसरा, 11 दिसंबर को मैंने बताया कि अस्थायी अध्यक्ष 2 काम करवाता है, एक तो शपथ दिलवाने का और दूसरा अध्यक्ष चुनने का। तो 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुन लिया गया स्थायी, क्या नाम था? और 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एक HC मुखर्जी, एक VT कृष्णामाचारी। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पहली चीज क्या बोली? संप्रभु स्वतंत्र भारतीय गणराज्य। संप्रभु समझ में आ गया? आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा, अधिकार लेने की शक्ति किसकी है? खुद की। दूसरी, गणराज्य अपन ने समझ लिया कि हर राजनीतिक पद पे कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, ये किसी के लिए आरक्षित नहीं होगा, जैसे राजा के लिए जो अपन ने समझ लिया था, राजतंत्र और गणतंत्र समझ लिया ना अपन ने। अब उसके बाद संप्रभु स्वतंत्र ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से लोग आएंगे, एक तो ब्रिटिश प्रांत, एक देशी रियासत, ये तो ब्रिटेन वाली। फिर पुर्तगालियों के कब्जे में कौन सा था? गोवा। पुडुचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांस के। ये और बाकी कोई स्वेच्छा से शामिल होना चाहता है तो वो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद में राज्य विशेष प्रावधान किसके लिए करेगा? अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए और जनजाति के लिए। फिर तीसरी चौथी चीज अपन ने क्या देखी? ये वाला समानता, स्वतंत्रता और न्याय का। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व अपन ने कहाँ से लिया? फ्रांस की क्रांति से। और न्याय का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? रूस की क्रांति से। समान न्याय में कितने थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता, समानता में कितने थे? 3, अवसरों की, परिस्थिति की और विधि के समक्ष। फिर उसके बाद स्वतंत्रता पड़ी, 5 तो प्रस्तावना वाली सेम ही है, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना और बाकी कार्य करने की, संघ बनाने की। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अभी तक कोई दिक्कत समझने में आई हो? भाई किसी को आई हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो। स्पीड ठीक थी? थोड़ी सी कम, वो तो ये तो